वेटिंग फॉर ए वीज़ा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक लघु आत्मकथात्मक लेख है, जो 1935 से 1936 के बीच लिखा गया था और पहली बार 1990 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। 1993 में इस पाठ को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खंड 12 में शामिल किया गया था। लेख एवं भाषण महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित। अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के अभिशाप ने पीढ़ियों से दलित समुदाय को बर्बाद कर दिया है और यह समकालीन भारतीय समाज की प्राथमिक चिंता बनी हुई है। शीर्षक: वीज़ा की प्रतीक्षा प्रतीकात्मक है। एक सरकार वीज़ा तभी प्रदान करती है जब व्यक्ति किसी देश का औपचारिक रूप से अनुमोदित नागरिक होता है, और इसलिए ये दर्शाता है कि देश उसकी सुरक्षा और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी लेगा। व्यक्ति शीर्षक: वीज़ा की प्रतीक्षा इस प्रकार बताता है कि कैसे अछूत दलित समुदाय अभी भी न केवल भारत सरकार से बल्कि सामान्य रूप से समाज से भी स्वीकृति या स्वागत का इंतजार कर रहा है। बाहरी दुनिया जाति व्यवस्था के विशेष मामले के साथ साथ अस्पृश्यता के इस विचार से अनजान है और अम्बेडकर के अनुसार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को समझाने का एकमात्र तरीका उन्हें अस्पृश्यता के कुछ उदाहरण बताना है। वह कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का जिक्र करके ऐसा करता है, जिनमें से कुछ उसके अपने जीवन के अनुभवों से भी शामिल हैं। पाठ के अध्याय 1 में अम्बेडकर अपने बचपन के भयानक अनुभवों को याद करते हैं। उन्हें और उनके भाई बहनों को किसी भी सहायता से इनकार कर दिया गया था क्योंकि वे अपने पिता से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे, जो एक अलग शहर में थे, इस आधार पर कि वे अछूत जाति के थे। लेखक को दलित बच्चों के प्रति अपने स्कूल की असहिष्णुता और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की याद आती है, जिसने उनके दिमाग पर गंभीर अमिट छाप छोड़ी। अम्बेडकर के परिवार और समुदाय को उनके गृहनगर सतारा में नजरअंदाज किया गया, तिरस्कृत किया गया और नफरत की गई, और महज 9 साल की उम्र में वह इस तरह की अत्यधिक क्रूरता और उपहास का सामना करते हुए टूटा हुआ और बेहद आहत महसूस करते थे। हालांकि वीज़ा की प्रतीक्षा के अध्याय 2 में अछूत समुदाय की असुरक्षा और असहायता के एक अलग आयाम के बारे में पढ़ने को मिलता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा करने और 1918 में भारत लौटने के बाद एक विद्वान और योग्य व्यक्ति के रूप में भी अम्बेडकर को पता चला कि वह विशेष रूप से हिंदू होटलों द्वारा अवांछित हैं और हैं। जब वह बड़ौदा राज्य की सेवा के लिए वापस लौटे तो उन्हें कहीं भी आवास की अनुमति नहीं दी गई। वास्तव में अम्बेडकर द्वारा अनुभव किए गए तीव्र अनादर और जातिवादी असहिष्णुता को सहना इतना कठिन हो जाता है कि यह उन्हें जगह छोड़ने के लिए मजबूर करता है। यह अध्याय इस बात पर एक सबक है कि कैसे धार्मिक मतभेदों और मानवतावाद के बुनियादी मूल्यों के पतन के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्राथमिक मानवाधिकारों से अनभिज्ञ है। उनके सदस्य अक्सर इस बात से बेखबर और बेहोश रहते हैं कि वे किस चीज से वंचित हैं और वास्तव में हिंदू जाति व्यवस्था के तंत्र उनकी भलाई के खिलाफ कैसे काम करते हैं। अम्बेडकर के तीसरे उदाहरण में दलितों की अचेतन प्रकृति के कारण उन्हें एक खतरनाक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। हिंदू तांग वाले इस डर से अम्बेडकर को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने से मना कर देते हैं कि इससे उन्हें अपनी गरिमा खोनी पड़ेगी। यह विशेष घटना पाठक को समस्या की गंभीरता को समझने के लिए बाध्य करती है। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की धृष्टता अत्यधिक खतरनाक है और इसे तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता है। भारतीय स्वभाव में असहिष्णुता और कट्टरता का
अंतर्निहित रवैया औपनिवेशिक अधीनता का एक दीर्घकालिक परिणाम है जिसने पिछले 50 वर्षों से उपमहाद्वीप में विकास की हर संभावना को रोक दिया है। जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है, वह अन्य सभी धर्मों के लिए भी अछूत है। अंबेडकर बताते हैं कि अस्पृश्यता की इसी प्रथा में प्रकट होने वाली उत्पीड़न की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विभिन्न धर्मों में शामिल है। पाठ के चौथे अध्याय में अंबेडकर अशुद्धता और पापपूर्ण संदूषण के अंधविश्वास की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जातिवाद इस धारणा को पोषित करता है जिसमें जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर के लोगों, अछूतों को उच्च जातियों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं को छूने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। हालांकि कई धर्मों के पवित्र धर्मग्रंथों में कहा गया है कि एक व्यक्ति को कभी भी दूसरे इंसान को पानी देने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे कम चीज है जो हम किसी साथी इंसान को दे सकते हैं। इन मूल्यों के प्रति अनादर और असभ्यता भयावह और शर्मनाक है। अगला अध्याय अन्याय और भ्रष्टाचार की एक और भयानक कहानी को उजागर करता है। जब अस्पृश्यता का अंधविश्वास एक चिकित्सक की आचार संहिता पर हावी हो जाता है, तो हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि समाज अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अंबेडकर ने 12 दिसंबर 1929 को महात्मा गांधी की पत्रिका यंग इंडिया में प्रकाशित इस कहानी का परिचय दिया है। एक दलित स्कूल शिक्षक चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण प्रसव के दौरान अपनी पत्नी को खो देता है। अछूत के रूप में उनकी पहचान डॉक्टर को मरणासन मां की जरूरतों पर ध्यान देने से रोकती है। अंबेडकर ने डॉक्टर की आचार संहिता की बेकारता को चित्रित करते हुए 5वीं घटना का समापन किया, जो उन्हें उनके पेशे से बांधती है। ये दर्शाती है कि कैसे एक हिंदू पूरी तरह से अमानवीय होना पसंद करेगा और एक अछूत को छूने के बजाय एक बीमार इंसान को त्याग देगा। ऐसे समाज के सामने अपनी योग्यता साबित करना व्यर्थ है, जो व्यक्तियों को केवल उनकी जन्म आधारित जाति की पहचान के आधार पर पहचानता है, जो बदले में उनकी वर्ग पहचान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के अछूत समुदायों ने बार बार साबित किया है कि उनके पास सम्मानजनक जीवन जीने की अपार शैक्षणिक क्षमताएं हैं। फिर भी जब तक कोई याद कर सकता है तब तक वे समान अवसरों से वंचित रहे हैं। 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या, जिसे एक राजनीतिक हत्या के रूप में काफी प्रचारित किया गया था, ने पूरे भारत में छात्र समुदायों के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि सरकार की ओर से शायद ही कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया दिखाई दी। इसके अलावा हाशिए पर या अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले तब से जारी हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है। पाठ के 6ठे अध्याय में अंबेडकर एक भंगी लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसे तलाटी, ग्रामीण पटवारी या मुंशी के पेशे में कोई सम्मान और सम्मान नहीं मिलता है। भंगी लड़के के लिए तलाटी के रूप में अपना काम जारी रखना व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाता है, जब गांव वाले उसकी जाति की पहचान के कारण उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, जो कि अस्पृश्यता की व्यापक प्रथा और इसके पीछे मौजूद गहरे पूर्वाग्रहों का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारत में सरकारी कार्यालय उनकी खतरनाक धमकियां लड़के को स्थायी रूप से अपनी नौकरी छोड़ने और बंबई में अपने माता पिता के साथ बसने के लिए मजबूर करती हैं। शूद्रों और अछूतों के प्रति यह बेलगाम नफरत भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में शुरू हुई। मध्यकालीन भारतीय ग्रंथों में भी यातना और दमन के प्रमाण मिल सकते हैं। महाभारत में कर्ण को चौथे वर्ण की संतान, शुद्ध पुत्र होने के कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया गया था और उसे इस कार्य के लिए अयोग्य माना गया था। 1925 में साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में अंबेडकर ने अस्पृश्यता से संबंधित कई समस्याओं के समाधान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।
1927 के ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह में उनके नेतृत्व ने भारत सरकार पर गहरा प्रभाव डाला और दलितों के लिए मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त किया। अंबेडकर ने अपने जाति उन्मूलन में मनुस्मृति और पुरुष सूक्त के वैदिक छंदों जैसे हिंदू ग्रंथों की भेदभावपूर्ण विशेषताओं पर दृढ़ता से अपने विचार रखे हैं। वेटिंग फॉर अ वीज़ा में अंबेडकर की कहानी कहने की मनमोहक शैली इन अनुभवों के पीछे की सच्ची भावनाओं और कठिनाइयों को उजागर करती है। यह व्यक्ति को सदियों पुरानी धार्मिक हठधर्मिता से अवगत कराता है, जो लोगों को मानव शांति और स्वतंत्रता के अंतिम कारण से आंखें मूंद लेता है, जबकि बिना किसी वैध कारण के जाति समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देता है और वैमनस्य फैलाता है। असहिष्णुता के साथ साथ असीमित बल के क्रूर प्रदर्शन के आज के समय में अंबेडकर जैसे लोगों के अभूतपूर्व कार्य ही हैं जो दुनिया भर में पढ़े जाने और सराहने लायक हैं। एक अवश्य पढ़ी जाने वाली लघु पुस्तक ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे जाति आधारित भेदभाव तब भी दूर नहीं होता जब आप शिक्षित हों और आपके पास एक अच्छा पेशा हो। आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करना गलत क्यों है। बहुत अच्छा लिखा है। तथ्यों की व्याख्या करते समय अंबेडकर इन निबंधों में पीड़ित कार्ड नहीं खेलते हैं। मुझे बहुत कठिन, कभी कभी जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों से निपटने के लिए अपनाया गया व्यवहारिक दृष्टिकोण पसंद है। बहुत गहन अनुभव हर भारतीय को अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।